जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास के अंदर हमने वीडियो एक लेक्चर शेयर किया था पूरी क्लास के साथ, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को एलैबोरेट किया था। उसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड किया गया था। क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया ही नहीं जा सकता, बट डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया था। ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट तभी पास करते हैं जब आपको नीड होती है, यानी कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने की कोशिश की थी। इसके बाद रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन, अगर आप देखें तो इसी फंक्शन में से रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन मैंने किया, और फिर मेंबर फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास। और अगर आप गौर से देखें तो ये रिटर्निंग, ये डिफाइनिंग, ये डिक्लेयरिंग विद इन द फंक्शन है, विद इन द क्लास बॉडी, और डिफाइनिंग आउटसाइड द फंक्शन है। अब जरा गौर से देखें कि इसमें ये देखें, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट आ गया, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन आ गया, और डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास आ गया। इसमें क्या होता है कि क्लास की रिटर्न टाइप होती है, देन क्लास का नेम विद द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आप उस फंक्शन को एक्सेस करते हैं, और फिर ये सारे का सारा एज इट इज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट क्लासेस आता है। कांस्टेंट क्लासेस में सबसे पहले कांस्ट मेंबर फंक्शन। कांस्ट मेंबर फंक्शंस को मैंने उस वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि वो मेंबर फंक्शन कांस्ट हो सकता है जो कॉलर ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसको मॉडिफाइड होने ना दे। बात नहीं समझ आई, मैं दोबारा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि ये जो मेंबर फंक्शन जिसे हम कांस्ट डिक्लेयर करते हैं, ये कॉलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को मॉडिफाइड नहीं करने देगा। तो साफ बात है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर कांस्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो तो इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइज नहीं करने देगा। तमाम वो फंक्शन जो गेट और सेट करते हैं वो कांस्ट नहीं हो सकते, क्यों? अगर गेट और सेट ही कांस्ट हो गए तो फिर डाटा रखेगा कौन और सेट करेगा? शो वाला फंक्शन कांस्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि शो वाले फंक्शन का काम सिर्फ डाटा को डिस्प्ले करवाना है, तो अच्छी बात है कि उसे कांस्ट कर दिया जाए। इसी तरह अगर रैशनल ऐड करने का है, तो ऐड करने वाले में भी भाई उसने अपनी वैल्यूज देनी है, ठीक है? तो उसकी वैल्यूज को मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे सीजीपीए कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ आपके मार्क्स लेके जीपीए कैलकुलेट करते हैं या सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं। अब अगर सीजीपीए कैलकुलेट करने वाला फंक्शन आपके नंबर ही बदल दे, प्रोग्रामिंग के और इंग्लिश के और आईसीटी के, वो तो जी हो जाएगा। तो लिहाजा ऐड फंक्शन भी इसी तरह का एक फंक्शन है जिसका काम सिर्फ ऐड करवाना है, लिहाजा इसको भी कांस्ट कर दिया जाए ताकि ये उसको मॉडिफाइड ना कर सके। इसी तरह सादा सी बात है, वो तमाम मेंबर फंक्शन जो डाटा को अपडेट करते हैं वो कांस्ट नहीं होंगे, और वो तमाम के तमाम मेंबर फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डाटा को यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए किसी कैलकुलेशन के अंदर, हम उनको कांस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर को कांस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसने मेमोरी को डीएलोकेट करना है। वो अगर ये कांस्ट हो जाएगा तो फिर वो डाटा मेंबर्स को डीएलोकेट नहीं होने देगा। आर्गुमेंट्स को कांस्ट करने के बाद, अच्छा जी, मेंबर फंक्शन को कांस्ट करने के लिए मेंबर फंक्शन के एंड पे कांस्ट लिख दिया जाता है। अगर आप इनसाइड द फंक्शन अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं और आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि उसकी सिंटैक्स वही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ कांस्ट लिख दिया और यहाँ कांस्ट नहीं लिखा, या यहाँ कांस्ट लिख दिया और यहाँ कांस्ट नहीं लिखा, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, और वो ये कहेगा कि जनाब आपने जो क्लास में डिफाइन किया था वो कांस्ट है, और जो यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है। बात करते हैं कांस्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट। कांस्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट में हम जो अपने ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट होता है हम उसको कांस्ट कर देते हैं। उससे पहले हम कांस्ट लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अरे में जब साइज डिक्लेयर करते थे तो आप लिखते थे कांस्ट इंट साइज इज इक्वल टू 10 या 5 या 50 या 100। तो इसका क्या फायदा होता है कि ये अब ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाइड नहीं होने देगा। जब ये ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाइड नहीं होने देगा तो सादा सी बात है, तो पहले हम पास बाय कॉपी भेज देते हैं, फिर हम क्यों ना इसको पास बाय रेफरेंस भेज दें। पास बाय रेफरेंस भेजने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, देखें कि जब आपने कॉपी को ही मॉडिफाइड नहीं होने देना, आपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, भाई ये मेरी कॉपी है, इसको बड़े ध्यान से रखो, इसको चेंज नहीं कर सकते तुम, इसको पानी नहीं लगाना है, इसको बड़े एहतियात से उठाना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ओरिजिनल ही दे दो। उसका फायदा क्या होगा? एक तो मेमोरी स्पेस नहीं बनेगी जी, ठीक है। और जब हमने वो केयर कॉपी के लिए करनी है, तो बेहतर नहीं है कि रेदर देन कि हम उसको पास बाय रेफरेंस में ओरिजिनल के ऊपर वो चीजें अप्लाई करें। लास्ट एंड द फाइनल वन इज कांस्ट ऑब्जेक्ट।
कॉस्ट ऑब्जेक्ट याद रखिएगा इनिशियलाइज होता है, लिहाजा जो भी आप आगे फ्यूचर में जो भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कॉस्ट बनाते हैं उसको हमेशा इनिशियलाइज कहते हैं वाया कंस्ट्रक्टर। वो डिपेंड करता है सिनेरियो बेस्ड। मेरे पास रैशनल में पी एंड क्यू की फॉर्म में था, नम और डी नम के नाम से था, तो मैं 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट की क्लास के अंदर 4 डाटा मेंबर्स लेके बैठे हुए हैं तो आप 4 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक बार जब इनिशियलाइज हो जाता है तो उसके बाद ये कभी भी अपडेट नहीं होता। अपडेट नहीं होता, ये कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये किसी भी ऐसे मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। ये कर ही नहीं सकता कि जो इसको अपडेट कर सके, जैसे गेट के फंक्शंस हो गया, जैसे कंस्ट्रक्टर्स हो गया, उनको निकाल कर सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉस्ट मेंबर फंक्शंस? तो भाई कॉस्ट मेंबर फंक्शंस तो खुद कहते हैं कि हम मॉडिफाइड ही नहीं होने देंगे, हम तुम्हें तब्दील नहीं होने देंगे। वो ऑब्जेक्ट जो कॉलर ऑब्जेक्ट है हम उसको बदलने नहीं देंगे। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये कहता है कि मैं बदलना भी नहीं चाहता, मुझे बदलिएगा भी नहीं। तो लिहाजा अगर आप देखें तो R2 से अगर हम R2 डॉट एड रैशनल, तो ये लीगल स्टेटमेंट है। रीजन इज दैट क्योंकि एड रैशनल इटसेल्फ एक कॉस्ट मेंबर फंक्शन है जो खुद गारंटी दे रहा है कि मैं अपने कॉलर ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं होने दूंगा और R2 चेंज भी नहीं हो सकता। इसी तरह R2 डॉट शो रैशनल का फंक्शन क्या कॉन्स्ट है? हाँ जी कॉन्स्ट है। ये कहता है मैं अपने कॉलर ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं होने दूंगा और R2 भी यही डिमांड कर रहा है कि मुझे चेंज ना किया जाए। तो ये एक छोटा सा बड़ा मजे का टॉपिक था जो कि पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर किया गया। अगर कोई क्यूरी है तो इसी डिबेट सेक्शन के अंदर ले आए ताकि आपको सर जी बोलें। सर हम कॉस्ट मेंबर फंक्शन जो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के जरिए कर सकते हैं, मतलब अगर आप उसकी नो वैल्यू पूरे। अगर आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के जरिए डियर कर देंगे तो सादा सी बात है, तो उसकी वैल्यू तो फिर हमेशा के लिए डिफॉल्ट हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, फिर आप उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके सर, मतलब ऐसे कर सकते हैं हम। कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते। ये देखें ये R2 है ना, अब R2 को आपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के जरिए करवाया। मैं ये स्क्रीन को ग्लोबली शेयर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें चल गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 एंड 4। अब ये देखें कि ये रैशनल 0 एंड 1 है और ये अब आंसर वही आया 3 एंड 4। अब मैं जरा दिखाता हूँ अगर अब आप इसको कैसे मॉडिफाइड करेंगे। अगर आप गलती से इसे R2 डॉट गेट इस रैशनल, तो गेट रैशनल नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है और R2 याद रखिएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले ही कंपाइल टाइम एरर आ गया। अब मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा वे है कि जिससे आप R2 को अपडेट कर सकें? कोई वे नहीं है। तो फिर इसके लिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा R2 बना दिया जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 0 और 1 रख लिया। 0 फॉर नोमिनेटर और 1 फॉर डिनोमिनेटर। 1 डिनोमिनेटर इसलिए रखा क्योंकि किसी भी ऑपरेशन में अगर डिवाइडेड बाय 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन ऑपरेशन हो जाता है। अनडिफाइन ऑपरेशन जिसे नॉर्मली आप लोग शायद इन्फिनिटी के नाम से भी डिस्कस करते होंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज पूछने वाली है तो वो काइंडली आप मेरे से जरूर पूछें। सर जैसे हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या कोई भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, तो उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, तो अगर कॉलन ना लगाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मतलब ऐसे कौन एरर से नहीं आ वाला? रहा था कोड। ये वाला? यस सर, ये ये कॉलन। ये एरर नहीं आता इसमें? आना चाहिए, ये सिंटेक्स है। ये देखें, ओके सर। ये सिंटेक्स है जी। मैंने तो ये सारी चीजें सिंटेक्स वाइज आपके साथ डिस्कस की हैं। तो और कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जो चीजें लिखवाई हुई हैं जी वो सिंटेक्स वाइज ही हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर इन चीजों को यहाँ पे दें। सिकंदर ये अप्रूव्ड हुआ हुआ है, ये देखें ना, इसका अप्रूव्ड हुआ हुआ है। मंसूर साहब को इसकी ओरिजिनल कॉपी उधर से फाइल से निकाल के दे दें। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, ये इसको अलाउ किया हुआ एग्जाम कमेटी ने आज से 6 माह पहले। और साथ रिजल्ट की कॉपी देनी है दे दें, नहीं देनी है तो ये अप्रूवल वाला दे दें ताकि चलान फॉर्म जनरेट हो सके। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए। मैं ये केस क्लियर है। अल्लाह हाफिज़। और उस बच्ची को भी बता दें, उसको बल्कि फोटो भेज दें इसकी। अच्छा जी, तो बात हम ये कर रहे थे, हम आगे मूव करते हैं। अब मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। BScs रेगुलर की क्लास एक लाइव क्लास है। मैं चाहूँगा कि ये जो क्लास है ये
साथ साथ तैयारी करें, ना कि एट द एंड इन चीज़ों को देखें। इस चैप्टर के अंदर अगर आप में से जो भी टॉपर हैं उन्होंने देखा होगा, तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक रहता है। अगर एक बेशक आप घर जाके और घर ही होते हैं फ्री टाइम में, अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखें तो सिर्फ एक टॉपिक रह गया, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। अब इससे पहले कि मैं स्टैटिक डाटा मेंबर के ऊपर बात करूं, स्टैटिक डाटा मेंबर के ऊपर देखें, मैं आपको पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ले चलता हूं और हम वहां थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज स्टैटिक डाटा मेंबर। तो बात करते हैं वेयर इज मेमोरी, दिस इज स्टैटिक डाटा मेंबर। नो, इससे पहले कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में बात करें, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, पहले ये बताइएगा। एक्नॉलेज करिएगा। मैंने कहा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? ओके जी, ठीक है जी। सर नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन सर ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी मतलब एक बार वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाए ना तो वो चेंज नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं। मैं समझाने के लिए ना छोटा सा फंक्शन डिजाइन करने लगा हूँ आप लोगों के लिए, माई फंक्शन के नाम से। माई फंक्शन ऐसे माई फंक्शन के नाम से बना दिया जी, ऐसे ही। अब इसकी मैं डेफिनेशन वगैरह डिक्लेरेशन नहीं बना रहा, डायरेक्ट डेफिनेशन बना रहा हूँ। जरा गौर से देखिए, मैं आपके सामने जरा जरा देखते जाइएगा। एक इंट आईडी ले रहा हूँ, आईडी से मुराद है नंबर ले रहा हूँ, चलो नंबर ले रहा हूँ। और इधर बुक शो हो रही है जी सॉरी, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये अच्छा लगा कि जो एक्टिव हैं जी। और ये टोटल ले रहा हूँ और टोटल को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सो यू जस्ट चेक इट दिस वन। और नंबर को मैं शुरू में 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ कॉल के लिए। और टोटल प्लस इक्वल टू, देखें टोटल प्लस, बच्चे जिसके नेट का इशू है ना वो काइंडली टेक्स्ट कर दिया करे। अभी देखिए इनकी आवाज हमें किसी को भी, टोटल इज इक्वल टू नंबर कर दिया, ठीक है जी, और जाते जाते नंबर को प्लस प्लस कर दिया। अच्छा चाहे तो सी आउट कर दें, ठीक है। नंबर इज, जो भी नंबर होगा वो नंबर आ जाएगा, और टोटल इज, मैं बताता हूँ ये मैंने प्रोग्राम क्यों किया, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए। तो नंबर या आईडी समझ लें, सॉरी आईडी या नंबर, ठीक है इसका। और टोटल टाइम, या चलो अभी टोटल इज कर लेते हैं, नंबर का बाद में बात कर लेंगे। देखें नंबर को 1 किया, टोटल को 0 किया। नंबर को 1 से मुराद ये है इसको बल्कि 0 कर लेते हैं और नंबर को पहले फिर इंक्रीमेंट कर लेते हैं, नंबर को ना पहले इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि नंबर प्लस प्लस है कि नंबर को पहले इंक्रीज करेंगे फिर उसको टोटल के अंदर ऐड कर देंगे। मैं बेसिकली देखना चाहता हूं कि हमने कितनी बार इस फंक्शन को कॉल किया है। पहली बार फंक्शन को कॉल करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। पहली बार फंक्शन को कॉल किया, नंबर 0 था, टोटल 0 था, नंबर 1 हो गया, टोटल में 1 ऐड हो गया। बात को जरा अंडरस्टैंड करिएगा। दोबारा ऊपर गया टोटल, ठीक है या टोटल ही कर लेते हैं कि टोटल कितनी बार कॉल किया गया। मैं सिर्फ यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ, छोड़ दें इस नंबर को, पे क्वेश्चन को और आसान करना चाहता हूँ। हाँ वो मैसेज आ गया। अच्छा तो टोटल कितनी बार किया, फिर मैंने इसको कॉल किया, मैं इसको 5 टाइम कॉल करता हूँ। टोटल टाइम कितनी बार कॉल किया गया, 4 टाइम, एंड देन लास्ट वन इज 5 टाइम। फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन इधर गया, टोटल 0 था, टोटल को इंक्रीमेंट किया, द टोटल इज, टोटल तो डिस्प्ले नहीं करवाया यहाँ पे हमने, टोटल 1 डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा फंक्शन कॉल आएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, टोटल 0 इंक्रीमेंट। अब बताएं टोटल में क्या आंसर आएगा तो बताना चाहिए प्लीज।
अच्छा इसकी आउटपुट 1 क्या? 0 सर अगर 0 दूसरी 1 बार फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 0 आ जाएगा। सर 1 आंसर आएगा। सर मुझे 1 बताएं ये 5 बार इधर क्या आंसर है? ये समझ लें कि ये 5 बार है। पहली बार 0, फिर क्या आएगा? 0 मुझे पहली बार बताएं 1 आएगा। 1 आएगा। 1 आएगा सर, फिर भी 1 आएगा। 0 से 0 5 आएगा। बार सर 1 आएगा 5 बार। 5 बार 1 आएगा। 100% ठीक कह रहे हैं, 5 टाइम 1 आएगा। ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा हूँ। हंड्रेड परसेंट ठीक आंसर है जी। अब ये जो सारे 0 1 0 1 0 1 लगे मैं इसकी बात करना चाहूंगा। भाई जब आपने माई फंक्शन को कॉल की, टोटल क्रिएट हुआ विद 0, टोटल को प्लस प्लस किया 1, टोटल इज 1। जैसे बाहर निकलने लगा टोटल डीएलोकेट। दोबारा सम को फंक्शन को कॉल की, टोटल अगेन क्रिएट हुआ विद 0, इंक्रीमेंट हुआ 1, दोबारा 1 डिस्प्ले हुआ, कंट्रोल बाय निकलने लगा, टोटल डीएलोकेट हो गया दोबारा फिर सेम 5 टाइम। अब हम करते हैं स्टैटिक। अब 1 2 3 4 5 आ गया। सर ये क्या हुआ जी? पहले 1 1 1 और अभी 1 2 5। देखते हैं, बात करते हैं। रीजन ये है, गौर से सुनिएगा। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जरा गौर से सुन ले। पहले मैं बच्चों स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करने लगा। एक मिनट, ऐसे दिल में आया कि बुक में भी स्टैटिक वेरिएबल होगा, तो अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहता तो मैं वो भी निकाल देता हूँ। फंक्शंस के अंदर ही कहीं होगा, थोड़ा तलाश करना पड़ेगा बट मिल जाएगा हमें। रेफरेंस के बाद ही होता है, ओवरलोडिंग फंक्शंस के बाद ही होता है स्टैटिक वेरिएबल। रिकरियन के बाद ही होना चाहिए। स्कोप अब आना चाहिए मेरे। ग्लोबल यहाँ स्टैटिक ये आ गया, मैंने कहा ना ग्लोबल के बाद होता है स्टैटिक। कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक लोकल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में ये पेज नंबर है जी, इसका पेज नंबर नोट डाउन कर लें। दिस इज 204 और वैसे 230 है, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये इतनी ज्यादा कहानी नहीं पढ़ी जाएगी मेरे से इतनी देर से, मैं बस आपको टू द पॉइंट बताता हूँ। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मतलब कहने से मुराद ये है, ये किसी बॉडी के अंदर बनता है, इसका लाइफ पीरियड होता छोटा है, बट इसका जो स्कोप छोटा होता है। लाइफ पीरियड गलती से लफ्ज निकल गया, इसका स्कोप थोड़ा होता है, लेकिन इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर, ये बॉडी यहाँ पे, ये देखें ये बॉडी, अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, मैं अपने प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। अब अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक बार क्रिएट होगा। इस नाम का वेरिएबल इस बॉडी में एक बार क्रिएट होगा, और फिर क्या होगा, याद रखिएगा। आप इसको रिकॉल करेंगे, जब आप दोबारा इस फंक्शन में मूव करेंगे तो वो दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, इनिशियलाइज नहीं होगा, बल्कि वो अपनी प्रीवियस वैल्यू से दोबारा रिकॉल हो जाएगा। मैंने बड़े क्लियर अल्फाज में उर्दू में बोला है। मतलब कि स्टैटिक वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है, बिल्कुल ठीक कहा। इसका लाइफ पीरियड ग्लोबल होता है, बिल्कुल ठीक कहा। जब कभी भी उस ब्लॉक में दोबारा जाएंगे वो दोबारा से आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा। मतलब सर उसकी मल्टीपल कॉपी नहीं क्रिएट होती, बिल्कुल ठीक कहा। अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखता है, बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप यहाँ पर टोटल को 40 कर देते, इक्वल टू 40 कर देते, तो याद रखिएगा ये 40 से आगे मूव करता। फॉर एग्जांपल पहली कॉल पे इसने 40 हो जाना था, फिर उसके बाद 41 42 43 44 45 46 47 अगर मैं यहाँ इनिशियलाइज कर देता। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके।
अब आते हैं अपने एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ। ये तो था स्टैटिक वेरिएबल, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, रिकॉर्डिंग में आ गई। आप इसको इजीली आप इनको देख सकते हैं। मैं चलता हूं दोबारा क्लास के उस पॉइंट की तरफ। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। अब स्टैटिक कहाँ है? नीचे ही कहीं होगा, समरी आ गई, स्टैटिक कहीं ऊपर ही होगा। दिस इज अ स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर, यूज ऑफ अ स्टैटिक डाटा मेंबर। ठीक है जी, मैं इस वाले पूरे प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ। ये देखें जी, मैं इस पूरे होल प्रोग्राम को यहाँ से कमेंट किया और ये पूरा मेन कमेंट करके दे गया। हम नीचे से बात करते हैं जी यहाँ से, ताकि मेरी क्लास के पास सारा डाटा मौजूद हो जी, और मेन फंक्शंस को यहाँ से हम बना लेते हैं। तो ये हमारा जी नया मेन फंक्शन बन गया। ठीक है जी, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रूर एक्नॉलेज करें कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। अब स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए भाई हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। मैं बुक से देखता हूँ कि कोई बुक से अगर कोई क्लास हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर नहीं हमारे लिए। कौन सी क्लास है जी? फू की क्लास है, अकाउंट नहीं, ये छोटी क्लास है जी, हम अपनी बनाते हैं। क्लास में लिख लेते हैं रेस क्लास। ठीक है जी, रेस क्लास ऐसी बस रेस क्लास लिख दी। असल तो इसका मजा आता है डायनामिक के अंदर, रेस क्लास के अंदर। तो जब हम इसको डायनामिक में लेके चलेंगे ना, फिर मजा आएगा। फिर तो जिस मर्जी कारी को निकाल देंगे रेस में से। अच्छा जी बच्चों, इंट में हर एक को आईडी देंगे, और एक जरा वो ये देखिए स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक इंट में आ जाएगा टोटल। ठीक है जी, टोटल। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी? इसके बाद हम पब्लिक करेंगे। हाउ टू इनिशियलाइज दिस वन, मैं इस पर भी बहस करना चाहूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि सर कंस्ट्रक्टर्स के अंदर क्यों नहीं डाला। मैं इस पर बड़ी डिटेल करना चाहूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। जब मसला आए, मुझे अच्छा लगता है कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं। सो दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब करना क्या है कि जस्ट हम शो करते हैं, जस्ट वाइड। मैं यहाँ पे दो टॉपिक करवा दूंगा, स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एक ही जगह पे दोनों करवा दूंगा, ताकि आपको समझ आ सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। देन क्लास इसके बाद है जी वाइड शो। मैं अभी शो लिख रहा हूँ, देखें जी, अभी मैं शो लिख रहा हूँ, बाद में हम इस शो को तोड़ देंगे। तो क्यों तोड़ेंगे, इस पे बहस करने वाले टाइम आने वाला है। आईडी इज मैं इसको स्लैश एन कर लेता हूँ, ताकि हमें आईडी नीचे नजर आए। स्लैश एन इज आईडी। ठीक है जी, ताकि अगर कोई भी क्यूरी है तो वो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकें। यहाँ पे बच्चों डिबेट है, आप जितना पूछ सकेंगे आपके लिए उतना फायदा है। टोटल इज टोटल। अब आपके माइंड में सर यहाँ पे आपने टोटल क्यों नहीं किया है? चलो जी, मैं टोटल करने की कोशिश करता हूँ, टोटल को 0 देने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, एरर आ गया, एरर आ गया जी। अब मसला ये है, अब जरा गौर से सुनिएगा। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आवाज आ रही है? पहले ये एक्नॉलेज करें जी। यस सर, आ रही है। Yes, sir. यस सर। थैंक यू। अब बात जो सबसे ज्यादा करने वाली है जी, ठीक हो गया। उस बच्चे को कोई लगा कि उसकी अटेंडेंस मार्क है, सो डोंट वरी। अटेंडेंस को लेकर ना टेंशन लीजिएगा, मैं अटेंडेंस लगा भी नहीं रहा। जो नहीं आएगा वो उसका नुकसान हो जाएगा, क्लास को अगर नहीं लेगा साथ साथ। मेरे ख्याल से आपको 2 या 4 या 6 लेक्चर जितने भी हो गए, मुझे कोई याद नहीं है, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। और मैं चीज़ों को डीपली आप तक रिसाई करता हूँ कि आपको समझ आ सके। मैं चीज़ों को, वो पंजाबी कहते हैं मगरो लान दा, मगरो मतलब मैं अपनी तरफ से इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। मेरा यही मोटिव होता है कि यार मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर की जा सकें, और जितने आसान वे में डिलीवर की जा सकें। मैं चाहता तो मैं स्टैटिक डाटा मेंबर करवा देता, मुझे स्टैटिक वेरिएबल को बना के और ये कोड आपके लिए छोड़ने की जरूरत ना पड़ती। मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ के बारे में, आप सबसे बड़े जज होते हैं। जो स्टूडेंट होता है वो सबसे बड़ा जज होता है, जो जजमेंट कर लेता है कि भाई कौन कैसे पढ़ाता है, कौन कैसे पढ़ाता है। अब बात ये है, यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूंगा कि, थैंक यू,
यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि सर ये टोटल पे एरर क्यों आ गया, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके आपके पेरेंट्स की, और अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाया जी, आमीन। आमीन। अब मुझे ये बताएं कि घर में जो वालिदा है वो किसकी है? जबकि अभी तक उस घर के अंदर कोई फर्द नहीं आया, पैदा नहीं हुआ, आया नहीं है, तो उस घर में जो खातून है, मियाँ बीवी है ना, दो शोहर हैं, यानी कि हम अपनी वालिद वालदा को रखते हैं, तो वालिदा किसकी है? अगर क्लास वालिद हैं तो वालदा किसकी है? क्योंकि वालिदैन शेयर्ड होते हैं ना सब पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, आपके तमाम भाइयों के अंदर, आपकी तमाम बहनों के अंदर वो शेयर्ड हैं। देखिए मैंने लफ्ज़ को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको रियल लाइफ की एग्जांपल से स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में, अब मैं स्टैटिक डाटा मेंबर की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक वेरिएबल खत्म हो चुका है। स्टैटिक डाटा मेंबर यानी आपकी वालिदा जो कि शेयर्ड है, अभी कोई घर में बेबी पैदा ही नहीं हुआ, अभी न्यूली कपल्ड है, ये ले एग्जाम्पल देने के लिए जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। जी मैं बताता हूँ कि समझ नहीं आ रही, मैं अभी मैंने एग्जाम्पल ओपन ही नहीं की जी, अभी तो खुल रही है। देखिए अभी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, अभी कोई भी बना ही नहीं है, या चलें जी बना होगा, बनने से मुराद है जरा गौर से देखिएगा, OBJ1 आप हैं, OBJ2 आपका भाई है, OBJ3 आपकी छोटी सिस्टर है। अब मुझे ये बताएं कि वालिदा जो कि स्टैटिक है, जो शेयर डाटा मेंबर है, शेयर डाटा मेंबर शेयर्ड है ना जी, शेयर्ड है, ये बताता हूँ शेयर्ड क्यों है। शेयर्ड इसलिए कि इसने एक बार बनना है, और जो एक बार बनेगा वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर शेयर्ड हो जाएगा। जैसे आप पैदा हुए तो आपकी वालदा, आपका भाई पैदा हुआ तो भी वही वालदा, आपके छोटा भाई पैदा हुआ तो भी वो वालदा, उससे छोटा कोई भाई बहन पैदा हुआ तो भी उसकी वही वालदा, तो वालिद और वालदा शेयर्ड है। हम यहाँ पे वालदा का सिनेरियो लेके जा रहे हैं। वालिद इज अ क्लास, वालिद क्लास होती है जी, होल होता है, घर होता है वालिद, और वालिदा और बच्चे उसका कुंबा होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे बताएं कि स्टैटिक डाटा मेंबर किसका होगा, वालिदा किसकी है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वालिदा किसकी है, तो आप कहेंगे जी सब की। अब आपस में सारे बहन भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं और लड़ाई शुरू हो गई है, अम्मी आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हैं, तो वालिदा क्या आंसर देगी? मेरी वालिदा जी किससे बताइएगा क्या कहा? सबसे ही करेंगे, सबसे इक्वली करेगी सर जी। सबसे इक्वल है ना, लेकिन लड़ाई जरा सीरियस हो गई है, स्वेयर हो गई फिर है। हर कोई एक तो प्यारा होगा ना, मतलब एक ज्यादा प्यारा होगा। ऐसे थोड़ी होता है एक ज्यादा प्यारा होगा, मतलब किस लॉजिक से आप कह सकती हैं कि एक बच्चों से मतलब छोटा सर, सबसे छोटा। जो सबसे छोटा होता है वो लाडला होता है। वो लाडला होता है, लेकिन माँ सबकी बराबर होती है। इस तरह तो बड़ा कहता है मैं पैदा ही ना होता। जरा बात को गौर से सुने। सबको जी बिल्कुल, बात सबको इक्वल है। मैं इस पे राबिया बच्चे वो बात करने लगा हूँ, ये इनको मैं आंसर देने लगा हूँ। बड़ा पैदा ही ना होता तो छोटा कहाँ से दुनिया में आता? अल्लाह ना करे वो वालदा बनती ना, वो बांझ ही होती। तो मैं अब आपका आंसर देना चाहता हूँ ना, लॉजिकली आपको प्रूव कर रहा हूँ। वो छोटा लाडला वो वैसे ही लाडला हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा टाइम माँ के पास रहता है ना, माँ बाप के पास। बड़े तो आगे निकल जाते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट बड़ों के ऊपर होते हैं। आप बेशक देख लें कि घर में जो बड़े होते हैं ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट उन पे ही होता है। जो सबसे बड़ा भाई होता है, एक्सपेरिमेंट उस पे ही होता है। स्कूल का एक्सपेरिमेंट उस पे, दरसों का एक्सपेरिमेंट उस पे, यूनिवर्सिटियों का एक्सपेरिमेंट उस पे, सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट उस पे ही होता है। वो बेचारा एक्सपेरिमेंट का शिकार होता है। यकीन मानिएगा, आपका कोई बड़ा भाई है तो आप बेशक आराम से जरा सोचें कि सारे एक्सपेरिमेंट उसमें, वो बेचारा बोंगा सा होता है क्योंकि वो हर ओबीडेंट हो जाता है वालिदैन के लिए। लेकिन छोटा लूडला होता है, नखरेबाज होता है, क्योंकि पता होता है वो एक्सपीरियंस ले रहा होता है। वो बड़े भाई ने लैंज होया, मैं बचना है, अपने आप को बचाना। वो एक्सपीरियंस चलाक होता है, तेज होता है जी बिल्कुल।
अच्छा, अब बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं अपनी वालदा से जब लड़ता था तो वो यही कहती थी जी कि मेरी 5 उंगलियां हैं, इनमें से किसी को भी काटो तो दर्द एक ही होगा। तो मैं कहता था बड़ी उंगली। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ अपनी वालदा को लेके। तो मैं कहती थी बड़ी उंगली क्यों? मैं कहता था जी ये बड़ी उंगली है, इस पे मांस ज्यादा है, जब आप काटेंगी तो ज्यादा खून और ज्यादा दर्द होगा एज कंपैरेटिवली छोटी उंगली से। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बस ये एक प्यार होता है वालिदैन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने का। तो जब लड़ाई सवेर हो जाती है, जैसे हमारे में भी लड़ाई जब सवेर हो जाती थी, तो एंड पे वालदा कहती थी ना मैं तेरी ते ना मैं तेरी। पंजाबी माँ है ना, तो वो फिर एंड पे कहती थी मैं ताड़े प्यो दी, और उस पे फिर बहस खत्म हो जाती थी। आप भी घर में ट्राई कर लें, जब वालदा को पता चल जाए कि आप सारे बहन भाई खिंचातानी पे लग गए हैं और वो कहते हैं कि माँ मेरी ज्यादा है, माँ मेरी ज्यादा है, तो फिर माँ एंड पे कहेगी मैं ताड़ी कोई नहीं, मैं ताड़े प्यो दी, क्यों वो लेके आया तो मैं ताड़ी माँ हूं। ओ भाई यहाँ पर भी यही गेम चल रही है। अगर गलती से OBJ1 जैसे आपने कहा, छोटे की तो बारी बाद में आएगी जी। अगर OBJ1 ने ही इसको इनिशियलाइज किया, इसने इसको माँ का शर्फ दिया, OBJ1 ही तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, पहला बेबी था। मैं रियल लाइफ एग्जांपल और प्रोग्रामिंग को मिक्सअप करके चला रहा हूँ। 5 मिनट रहते हैं इस सिनेरियो को खत्म करने के लिए। तो OBJ1 तो फिर हमेशा एज रखेगा कि जी टोटल मेरा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे डिक्लेयर किया, बाकी सब में शेयर होगा, हर एक का आईडी होगा लेकिन टोटल शेयर्ड होगा। कुछ इस तरह फिगर के अंदर, फिगर एक बनी हुई थी, मैंने वो फिगर बनानी थी, मैंने फिगर देख ली तो मैं फिर रुक गया। D1 D2 D1 D2 D1 D2 सबका एक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो फंक्शन है ना, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। यहाँ सबने D3 है और D3 सब में शेयर हो गया। मैं बाद में बात करूंगा, ये चीज मेरे ज़हन से निकल गई हुई थी, ये भी मैंने बतानी है। ओके, मतलब कि सारे ये डाटा मेंबर सब में शेयर हो सकता है, 100% शेयर में हो सकता है। फिर जब सब में शेयर है तो फिर ये OBJ1 तो फिर कंस्ट्रक्टर क्यों चला रहा है? इसे क्लास इनिशियलाइज करती है। क्लास इसे कहाँ इनिशियलाइज करे? अगर बॉडी में कहीं पर भी इसने गलती से इनिशियलाइज कर दिया ना क्लास ने, तो एक चीज बच्चों याद रखिएगा हमेशा के लिए, फिर हमेशा कोई ना कोई एज ले जाएगा। लिहाजा क्लास स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए है, जैसे बाहर इनिशियलाइज करो। कैसे? इसकी रिटर्न टाइप तो नहीं होगी, तो इसकी टाइप क्या है, किस क्लास से है? गौर से देखिएगा, जैसे बाहर नहीं डिक्लेयर करते थे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, किसको? ये देखें जी टोटल, टोटल के बारे में वो बता रहे हैं कि ये, और किस से इनिशियलाइज करना है? 0 से। सर आपने क्या किया? दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर। अब देखिए गौर से, तो what is this? This is the not a return type, it's a type. Type means what type of this variable. क्लास नेम किस क्लास से है? स्कोप रेजोल्यूशन कहती है कि क्लास अब एक्सेस कर रही है अपने मेंबर्स को, जैसे डिफाइनिंग आउटसाइड द मेंबर फंक्शन में टोटल को और 0। अब देखें कि इनिशियलाइजेशन क्लास से बाहर हुई। क्लास से बाहर से मुराद है कि क्लास खुद कह रही है कि ये मेरी है, मेरी, मैं इस पे अज रखता हूँ। यही वजह है इस्लाम में बच्चों कि औरत के ऊपर जो हकूक है ना, वो उसके खामद का है। आप बेशक पढ़ लीजिएगा, इस्लाम में औरत के ऊपर जो हकूक है वो सिर्फ खामिद का है बस, और किसी का नहीं है। और मर्द पे हकूक उसकी माँ का है, मर्द पे उसके हकूक उसकी माँ का है जी। तो मुझे लगता है कि जिसने ऊप बनाई है ना, उसने सारा इस्लाम पहले पढ़ा है और फिर उसने ऊप की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, मुझे तो यही लगता है जी। तो अब क्या हुआ जी? अब लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि माँ तो सबकी साझी होती है, जैसे उस बच्चे ने कहा, मैसेज किया एक ने। अब लेकिन उसको लाने वाला क्लास है, उसको माँ का रुतबा देने वाला जो वसीला बना वो क्लास है, यानी यहाँ पे वालिद। अब बात यहाँ पे ये करते हैं, क्लास ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर गौर से देखें, मैं OBJ1 2 3 करता हूं और मैं लिखता हूं OBJ1 डॉट शो, मेरे साथ रहिएगा। हुआ क्या जी कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बनने से पहले, लिसन, आपका टोटल बन चुका था और वो 0 से इनिशियलाइज हो चुका था।
तो सर क्या वेरिएबल जब हमने अभी शो के माई फंक्शन को कॉल नहीं भी की थी तो तब भी नहीं, जब एक बार कंट्रोल इस बॉडी में गया तो ये बन गया था। एक बार कंट्रोल जब गया, ये 0 से इनिशियल बना से मुराद है कि टोटल बना हुआ था, इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम हुआ जब कंट्रोल बॉडी में गया। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहां अब ऑब्जेक्ट नहीं बना भी, लेकिन टोटल मेमोरी में बना पड़ा है। सर ऐसे कैसे? इस पे भी तो कहा है कि इस पे बड़ी डिबेट होने वाली है। पहले ये बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसका फ्लो चला लूं, फिर बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं बने और कैसे वो बन गया। जैसे ही ओबीजे बना, गौर से सुनिएगा बच्चों, कंट्रोल क्लास के कंस्ट्रक्टर में गया और उसने आईडी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उसने आईडी को 0 किया। अब मैं आईडी को 0 नहीं कर रहा, अब जरा गौर से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब जरा गौर से, अब मैं हर एक को उसकी आईडी असाइन करने लगा हूँ, जरा मेरे साथ रहिएगा। टोटल प्लस प्लस और आईडी इज इक्वल टू टोटल। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को फिर मॉडिफाइड किया। तो ओबीजे के लिए गया, टोटल जो कि 0 था वो 1 बना और इसने आईडी को 1 दिया और कंट्रोल बाहर। ओबीजे 2 के लिए गया, टोटल पहले 1 था, 2 बना, इसके आईडी को 2 दिया, कंट्रोल बाहर। ओबीजे 3 के लिए गया, टोटल पहले 2 से 3 हो गया और इसकी आईडी को 3 दिया और टोटल बाहर। किसी वक्त भी ये लेक्चर खत्म हो सकता है, दोबारा रीजनरेट होगा, दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, तो इसी ही पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, इसी ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे चला। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो अभी बोल दे, ताकि स्टार्ट होने से पहले पहले मैं वो क्यूरी नोट डाउन कर लूँ और मैं बात कर सकूँ। जी समझ आई बात की कि नहीं आई? अभी मैंने बताना है, अभी तो बहुत सारी चीजें बच्चों इसमें स्क्रिप्ट है।